आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं भाई। भर भर के मुहूर्त ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करना और मजे करना। काफी सारे अपडेट्स एंड क्वेश्चंस आज ही हमारे पास। सबसे पहला अपडेट आ जाता है नावी म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। और अगर आपने नावी म्यूचुअल फंड्स के नावी निफ्टी 50 ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट किया है तो आपको या तो उसको अगले 1 महीने के अंदर में एग्जिट कर लेना चाहिए या फिर 1 महीने बाद वो खुद से एग्जिट हो जाएगा। क्यों एग्जिट होगा कि नावी निफ्टी 50 इंडेक्स ईटीएफ जो है, निफ्टी 50 ईटीएफ जो है नावी का, उसको डिलिस्ट करेंगे ये लोग। मतलब उसको अब खत्म कर रहे हैं, वो एक्सचेंज से डिलिस्ट हो जाएगा। 29 नवंबर के बाद से एक्सचेंज पे आपको नावी निफ्टी 50 ईटीएफ नहीं दिखेगा। जितने भी जो लोग भी इसके अंदर इन्वेस्टेड है और वो 29 नवंबर से पहले इसको एग्जिट नहीं करेंगे, सेल नहीं करेंगे, उन लोगों को जितनी होल्डिंग्स निफ्टी 50 ईटीएफ में है उसी होल्डिंग्स के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड दे दिया जाएगा, निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड, नावी का ही निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड। तो आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। जितने लाख या करोड़, जितने रुपए आपने इन्वेस्ट करके रखे हैं निफ्टी 50 ईटीएफ में नावी के, उतनी ही वैल्यू की आपको निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के अंदर यूनिट्स मिल जाएंगी। एक तरीके से आप कह सकते हो कि निफ्टी 50 ईटीएफ को नावी अपने ही निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के अंदर मर्ज कर रहा है। और अभी जो यहाँ पे मिला है टाइमिंग, वो अगले 1 महीने तक का मिला है। आज 31 अक्टूबर है और कल मतलब अगले महीने में 29 नवंबर तक ये टाइमिंग है। इसके बाद मर्जर हो जाए। सेबी ने नई गाइडलाइन प्रपोज की है। एनएफओस जो आते हैं म्यूचुअल फंड के, उनको लेकर अभी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि एनएफओ के अंदर जो पैसा जमा होता है, जो पैसा मिलता है फंड हाउस को, उस पैसा जिस स्कीम के लिए मिला है तो उसको स्टॉक मार्केट के अंदर में कितने दिनों के अंदर डिप्लॉय किया जाए। मतलब अगर किसी एनएफओ ने 5,000 करोड़ जुटा है तो 5,000 करोड़ कितने दिन में वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगी, कितने दिन में स्टॉक्स खरीदेगी 5,000 करोड़ के, इसको लेकर कोई गाइडलाइन नहीं है। तो सेबी ने यहाँ पर प्रपोज किया है कि 30 डेज का टाइमलाइन होना चाहिए। 30 दिनों के अंदर अंदर म्यूचुअल फंड कंपनी ने जितने पैसे एनएफओ से जुटाए हैं उस स्कीम के लिए पर्टिकुलर जो भी स्टॉक्स खरीदने हैं, 30 दिनों के अंदर में स्टॉक मार्केट में पैसे को डाल देना चाहिए। अगर किसी भी रीजन से ये 30 डेज का जो टाइमलाइन है वो ब्रीच होता है या 30 दिनों तक में के अंदर में नहीं इन्वेस्ट कर पाते हैं तो प्रॉपर में रिटर्न वहां पे देना होगा कारण इन्वेस्टमेंट कमिटी को कि क्यों 30 दिन के अंदर में जो पैसा है वो इन्वेस्ट नहीं हो पाया है। और फिर इन्वेस्टमेंट कमिटी के पास ये पावर रहेगा कि वो 30 दिन का और एक्स्ट्रा टाइम म्यूचुअल फंड हाउस को दे ताकि वो पैसे को मार्केट के अंदर में डिप्लॉय कर सके, डाल सके। तो ये टोटल 60 डेज, 30 डेज की इनिशियल टाइमिंग प्लस 30 डेज की इन्वेस्टमेंट कमिटी के पास पावर होगी कि प्रॉपर रिटर्न में आता है रीजनिंग कि क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया, तो वो 30 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। तो ये गाइडलाइन नहीं थी पहले से, तो सेबी ने ऐसा एक गाइडलाइन लाने के लिए कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। जल्द ही ये गाइडलाइन आ जाए। डॉक्टर प्रशांत जी का कहना है कि ये एलसीडी इन्वेस्टमेंट का क्या चक्कर है, 3 रुपए से स्टॉक प्राइस सीधा 2,36,000 पे कैसे चला गया। तो देखिए, एलसीडी इन्वेस्टमेंट के बारे में आपने पहली बार सुना है इसलिए आप इतना चौंक रहे हो। मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो पिछले 3-4 साल से मैं इस स्टॉक को बाय करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं बाय नहीं कर पाया। कई बारी मैंने बाइंग के ऑर्डर डाले हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जिनके पास ये स्टॉक था वो सेल ही नहीं करते थे। अब भाई किसी के पास 5 लाख का सामान पड़ा है, उसको 5 रुपए में कोई क्यों शेयर करेगा। तो पहली बार मुझे आई थिंक 2020 या 21 में एलसीडी इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चला था। अब एलसीडी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू थी वो पहले, अभी भी 5 लाख रुपए पर शेयर की वैल्यू है इसकी। अभी भी अगर 236 या 2.5 लाख पे है तो समझो 50-60% ये डिस्काउंट पे है। इसकी वैल्यू इसलिए इतनी है कि आप एशियन पेंट्स का स्टॉक खोलना है स्क्रीनर पे और उसके प्रमोटर्स में देखना, वहां पे आपको एलसीडी इन्वेस्टमेंट दिखेगा। लगभग 2.5 या 3% की हिस्सेदारी एलसीडी इन्वेस्टमेंट की है एशियन पेंट्स में, जो कि प्रॉपर निकल के आती है 8,500 करोड़ के पास। तो 8,500 करोड़ तो कम से कम भी इसका मार्केट कैप होना चाहिए, जो कि अभी
2,36,000 पर स्टॉक प्राइस होने के बाद भी सिर्फ 4,000 या 4,500 करोड़ रुपए इसका मार्केट कैप है, अभी भी 50% डिस्काउंट पे है। तो क्योंकि ये जो सर्किट वाला रूल होता है, इसलिए इसका प्राइस बढ़ ही नहीं पा रहा था, कोई भी बेच ही नहीं पा रहा था। अब 5 रुपए की प्राइस है, अब 5%, 10%, 50%, 100% पर भी अगर सर्किट इसका रखा जाता तो भी 5 से 10 होता। तो कोई तो बेचेगा नहीं, क्योंकि सबको पता है, खरीदा ही किसी ने इसलिए क्योंकि इसकी एक्चुअल वैल्यू 5 लाख रुपए और 5 रुपए में मिल रही है। तो जिसको मिल गया वो मिल गया। मैंने 4 साल 3 साल ट्राई किया, मुझे नहीं मिला था। काफी टाइम से इसके जो प्रमोटर्स थे एलसीड इन्वेस्टमेंट पे के, उसने कई बारी उन्होंने इन्वेस्टर्स को ऑफर दिए कि इस कंपनी को हम प्राइवेट ले जाते हैं, कितना लाखों रुपए का ऑफर मिला था पर स्टॉक का, लेकिन इन्वेस्टर्स ने डिक्लाइन कर दिया, मेजॉरिटी में इन्वेस्टर्स ने, इसलिए ये कंपनी प्राइवेट नहीं जा पाई। फिर ये बीएसए बार बार एक्सचेंज के पास एप्लीकेशन लेके, मतलब रिक्वेस्ट लेके जा रहे थे कि एक दिन के लिए भी अगर सर्किट हटा दिया जाए इस स्टॉक के ऊपर से तो ये अपना ट्रू पोटेंशियल पे आ सकता है। तो ऐसे ही बार बार रिक्वेस्ट करने से और ये सब होने से बीएसई ने, एक्सचेंज ने ऐसा डिसाइड किया कि जितनी भी जो होल्डिंग कंपनीज है, जैसे बजाज होल्डिंग्स एक होल्डिंग कंपनी है, टाटा इन्वेस्टमेंट एक होल्डिंग कंपनी है, ऐसी बहुत सारी, महाराष्ट्र स्कूटर एक होल्डिंग कंपनी है जिसके पास बजाज फाइनेंस के काफी सारे स्टॉक्स पड़े हुए हैं, कामा होल्डिंग कंपनी है, वैसे ही एलसीड इन्वेस्टमेंट भी एक होल्डिंग कंपनी है। तो होल्डिंग कंपनी को अपने ट्रू पोटेंशियल पे लाने के लिए उसको एक बार, एक तरीके से आप समझो, एक दिन के लिए डीलिस्ट करके रीलिस्ट किया गया, बस यही चीज किया गया है एक दिन के लिए, एक तरीके से ये समझ सकते हो। इसीलिए एक दिन में प्राइस 3 रुपए से 2,36,000 पे चला गया। जो भी लोग ये वीडियो बना रहे हैं कि 1,000 रुपए, 1 लाख रुपए डाल दिए होते तो इतने करोड़ों रुपए बन जाते, एक्चुअल में वो लोग इस स्टॉक के बारे में जानते ही नहीं है, उन्होंने बस न्यूज देखी और वीडियो बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। आपके पास 1 करोड़ रुपए भी होते फिर भी आप इसका एक भी स्टॉक नहीं खरीद पाते, ऐसा हाल था इस स्टॉक का। इतनी ही, मतलब साल में एक बार अगर कोई ट्रेड हो जाता इसका तो बड़ी बात है। जिसके पास है वो क्यों बेचेगा? आप खुद सोचो, आपके पास 5 लाख रुपए का कोई एसेट है, उसको आप 5 रुपए में क्यों बेचोगे? आप खुद सोचो, नहीं बेचोगे। अब क्योंकि लगभग 2.5 लाख रुपए प्राइस जा चुकी है तो कुछ हद तक प्राइस, मतलब 50% ही सही, लेकिन अपने पोटेंशियल पे आ चुकी है, तो हो सकता है कि अब इसके अंदर में थोड़ी ट्रेडिंग हो, लेकिन फिर भी भाई 2.5 लाख रुपए का शेयर कौन खरीदेगा? एक झटके में एमआरएफ को बीट करते हुए इंडिया का सबसे महंगा बन गया है शेयर, और इसी कारण से अब न्यूज में ये आ गया तो लोग इसके बारे में जानने लगे हैं, बट पहले कोई नहीं जानता था इस स्टॉक के बारे में। जिस समय में ये 3, 4, 5 रुपए का स्टॉक हुआ करता था, उस समय में भी 100 रुपए से ऊपर का डिविडेंड दिया करता था। तो ये चीज है इसके बारे में, और इसीलिए स्टॉक 3-5 रुपए से सीधा 2.25 लाख रुपए पे चला गया है। आगे में 3 लाख रुपए भी चला जाता है इस स्टॉक का प्राइस तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू इसकी लगभग 5 लाख रुपए के पास है, जितने नंबर ऑफ शेयर्स है उसके अकॉर्डिंग। जो होल्डिंग्स कंपनी होती है वो हमेशा ही अपनी ट्रू वैल्यू से 10, 20, 30% डिस्काउंट पे ट्रेड करती ही रहती है, कभी कभी 50 तक भी चली ही जाती है, लेकिन फिर वो, मतलब 30 का रेशियो तो हमेशा मेंटेन होता है। जितनी भी होल्डिंग्स कंपनी होती है उनकी एक्चुअल जो वैल्यू होती है वो लगभग ऑन एन एवरेज 25 से 30% डिस्काउंट पे ट्रेड करती हैं। सारी होल्डिंग्स कंपनी का यही हाल, तो यही हाल इसका भी हो। रतन जी का सवाल है, आशु भाई मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का P70+ इतना हाई क्यों दूसरा सब मिड कैप फंड से? ये क्या इंडिकेट करता है? ये टाइम पे लमसम ठीक रहेगा या सस्ता एनवी का चांसेस है? देखिए, अगर जो मिड कैप फंड की कैटेगरी है वो आपके होल्डिंग पीरियड के अकॉर्डिंग सूट करती है, और पहले तो आपकी जो गोल है उसके अकॉर्डिंग मिड कैप कैटेगरी सूट कर गई आपके होल्डिंग पीरियड के अकॉर्डिंग, उसके बाद आप मिड कैप कैटेगरी में मोतीलाल आपको पसंद आ रहा है, तो क्या मोतीलाल का परफॉर्मेंस 5 साल, 8 साल, 10 साल में अच्छा है, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस सही है, आपको ये भी सही लग रहा है, तो फिर डाल दो पैसा। पीई कितना है या क्या कुछ है, उससे क्या लेना देना है? आपको चाहिए परफॉर्मेंस, आपको चाहिए रिटर्न, वॉलेटिलिटी से आपको डर नहीं लगता, इसीलिए आप मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट करते हो। तो 70 पी है या 40 पी है या 60 पी है, उससे आपको क्या लेना देना है? अभी सारे ही मिड कैप जो फंड्स है उनका पी हाई पे ही है,
क्योंकि मिड कैप स्टॉक्स ही बहुत तगड़ा, इंडेक्स ही काफी तगड़ा चढ़ गया है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना चाहिए कि पी इतना क्यों बढ़ गया है। फंड मैनेजर वहां पे बैठा है देखने के लिए, पूरी रिसर्च टीम स्कीम की बैठी हुई है फंड हाउस की स्कीम को मैनेज करने के लिए, देखने के लिए, स्टॉक्स को देखने के लिए। आप अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो? जितने भी लोग वहां पे बैठे हैं वो सब आपसे ज्यादा क्वालिफाइड है इस काम को करने के लिए, इस फाइनेंस के सेक्टर के लिए, फिर भी आप अपना दिमाग लगा रहे। और फिर भी सोचो, इतना होने के बाद भी अगर आपको शक है, आपको डर लग रहा है कि नहीं ये फंड अच्छा नहीं है, तो सिर्फ एक यही तो फंड है नहीं, मिड कैप कैटेगरी में बहुतों फंड भरे पड़े हैं, दूसरे किसी फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दो। तो एक तो हम अपना पैसा डाल रहे हैं, ऊपर से हमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी रीजन से मोतीलाल का मिड कैप फंड आपको पसंद नहीं है, चाहे पी हाई है, यही रीजन है, तो आप दूसरे में चले जाओ, कोई फर्क, जो आपको सुटेबल लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है उसमें इन्वेस्ट करो और उसके साथ बने रहो। जब हम अपना पैसा इन्वेस्ट करें तो अपना ही पैसा इन्वेस्ट करके टेंशन क्यों हम पालेंगे? क्लियर है? लेकिन जहां तक मेरी राय है, आपको टेंशन नहीं या मुझे टेंशन नहीं लेना चाहिए कि क्यों इसका पी इतना हाई है। वहां पे पूरी एएमसी बैठी हुई है यही सब चीजों को देखने के लिए। उम्मीद है इंफॉर्मेशन क्लियर होगी। और जो थोड़ा सा ज्यादा ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा उसका पी हमेशा बाकियों से हाई रहेगा ही, या फिर जो स्कीम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ओवर परफॉर्म कर देगी उसका भी पी हाई ही होगा, क्योंकि प्राइसेस बढ़ी हैं तभी तो रिटर्न बढ़ी है। और प्राइसेस कभी कभी सडन स्पाइक हो जाती है, उतना सडन अर्निंग स्पाइक नहीं होती, इस कारण पी बढ़ ही जाता है। तो इसलिए ये सब चीजें हैं, आपको ज्यादा इसके लिए लोड लेने की जरूरत नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस और अपडेट थे। आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आपकी क्या राय है इन सब चीजों पे, वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।